सॉरी। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। ऋषिकेश सबसे पहले जुड़े हमारे साथ में, घनश्याम, ऋतु, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, जो कल हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो कंप्लीट हुआ है उसके लिए। हैप्पी कह रहे हैं सर, सीपीओ में स्पेक्टिकल्स अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। 6x6 चाहिए आई साइट, 6x6 होनी चाहिए। अगर किसी ने पहले से, काफ़ी पहले अगर लेसिक वगैरह करा रखा हो तो पकड़ में नहीं आता, तो वो चल जाता है। अमानत, मनमोहन, मनन, कुछ हमारे पास आंसर आ रहे हैं, मतलब सॉरी कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, हेलो सर फ्रॉम नैनीताल। ओके, अच्छा बेटा, आज हम क्लास में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसे ख़त्म करते हैं, आज काफ़ी क्लास हो गई है इसमें। एक लिखेंगे हम यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैंने शायद कल नहीं पढ़ा है ना आपको। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सही से भाई, क्लास स्टार्ट होगी ना सही बच्चों की? ओके है सर सब, ओके ठीक है। मुस्कान, आयुष, हैप्पी, ठीक है। बेटा देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये है कि जब करंट किसी तार में चलती है तो करंट क्या करती है बेटा? हीट पैदा करती है, ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, तार को गर्म कर देगी। तो जैसे कि अगर मेरे पास में एक ये तार है और इस तार का बेटा जो रेजिस्टेंस है, मान लो कि वो आर है, एक तार का रेजिस्टेंस आर है। अगर हम इससे आई करंट पास कराएं टी समय तक, एक तार का रेजिस्टेंस आर है, अगर इससे हम टी समय तक आई करंट पास कराएंगे तो बेटा इस करंट के इस तार में चलने से जो हीट पैदा होगी ना, वो फॉर्मूला होता है उसका I² RT। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें बेटा बहुत गजब की बात ये बता रहा है कि किसी तार का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, तार का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, उस तार से उतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, वो तार उतने जल्दी गर्म होगा। यानी अगर आपको कोई तार गर्म करना है, आप चाह रहे हैं कि जैसे कि बेटा हीटर का तार है, जैसे भी मैं आपको हीटर पढ़ाऊंगा, आप चाह रहे हैं कि हीटर का तार मुझे लेना है, तो कैसा तार लूँ जिसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऐसा तार जल्दी गर्म हो जाएगा। इसलिए आप देखना, हीटर का तार ना ऐसे घुमा घुमा के बहुत ही ऐसे क्यों यूज करते हैं? ताकि घुमा घुमा के बहुत ही लंबा तार हो जाएगा ना। तो लंबे और पतले तार का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है, तो हीटर का तार इसलिए आपको बहुत लंबा दिखेगा और बहुत पतला दिखेगा, क्योंकि लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस रहता है ज़्यादा। दूसरी चीज़, अगर बेटा किसी तार से अगर आप करंट ज़्यादा पास करा रहे हैं तो उसमें हीट ज़्यादा पैदा होगी। भाई एक तार से करंट पास कर रही थी 3 एम्पियर की, आपने 3 की जगह 6 एम्पियर की करा दी पास, तो जितने ज़्यादा एम्पियर की करंट पास करेगी उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। तो हीट जो है, जिस तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उससे ज़्यादा हीट पैदा होगी, जिससे करंट ज़्यादा पास कर रही है ज़्यादा हीट पैदा होगी, जितने अधिक समय तक पास कराएंगे उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास में I² RT, इसे बेटा हम जूल्स इफेक्ट, जूल प्रभाव भी कहते हैं। जूल्स इफेक्ट, जूल प्रभाव। अच्छा एक बात और देखना, अगर मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी तार से अगर हम पास होने वाली करंट बेटा अगर हम डबल कर दें, मान लो पहले करंट पास कर रही थी 2 एम्पियर, अब कर दी 4 एम्पियर, अगर करंट पहले से दुगनी फ्लो कराएं तो जो हीट पैदा होगी वो पहले से कितने गुना, कितने टाइम्स हो जाएगी? करंट दुगनी करने से, करंट को पहले से डबल कर देने से हीट कितने गुना हो जाएगी पहले की, ये बतानी है आपको। तो सर कह रहे आई लेट। भैया अपने आप से सवाल करो, आप क्लास का टाइम कितने बजे है? 1 बजे का टाइम, अगर 1 बजे के बाद आप आए हो तो लेट ही हो फिर। बेटा देखो, अगर आपने करंट पहले से कर दी डबल, तो आपको पता है कि बेटा जो हीट है ना वो तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो करंट करेंगे दुगनी तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि हीट पहले से 4 गुना पैदा होगी। नहीं, जितनी गर्मी पहले पैदा हो रही थी तार में उससे 4 गुना ज़्यादा पैदा होगी। करंट दुगनी करने पर हीट 4 गुना हो जाती है, जो मैं अंशु, घनश्याम वगैरह बता रहे हैं। अच्छा एक बात और समझेंगे यहाँ पे आप, ये बेटा हमने कल आपको पावर के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे।
एक पावर का फॉर्मूला था वी आई, एक पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, एक पावर का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो आई स्क्वायर आर है वो पी के बराबर है ना, तो यानी कि अब हीट का जो फॉर्मूला है ये बटा क्या हो गया पावर इनटू टाइम। यानी कि अगर मेरे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं तो हीट के भी हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। एक हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर होती है वी आई तो एक हो जाएगा वी आई टी, एक पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर तो एक हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, एक पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर तो एक हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टी। तो 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, ठीक है, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। डबल जो बता रहा बच्चा मनन इसका गलत था पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक था। ठीक, अब बेटा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसकी कुछ एप्लीकेशन हम क्लास में पढ़ेंगे, ये हमारे काम की है। ये फ्यूज वायर लिखते हैं इसे, पिछली बार सीपीओ में क्वेश्चन भी आया था फ्यूज वायर से, एसएससी के सीपीओ के एग्जाम में। बेटा देखो हमारे घर में जहाँ पर मीटर लगा होता है ना उसके साथ में आपको पता फ्यूज लगा होता है। कई बार नहीं हम कहते हैं घर में कि फ्यूज उड़ गया भाई, बाकी की लाइट तो आ रही है हमारी नहीं आ रही, चलो एक बार चेक करके आ जाओ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हो। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे घर में जब खंबे से जब हम कनेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आए वो सबसे पहले फ्यूज से पास करे, उसके बाद वो घर में पंखे ट्यूबलाइट तक बाद में पहुँचे। फ्यूज से हम पहले पास क्यों कराना चाह रहे हैं बेटा, हमारे घर में 2 तरह के सर्किट होते हैं। एक तो होता है कि हल्के वाला, जैसे जो बल्ब पंखा ट्यूबलाइट चलाने के लिए तो वो 5 एम्पियर तक के करंट को अलाउ करते हैं। एक हमारे घर में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सॉकेट भी लगे होते हैं जिसमें हम हीटर चलाने के लिए या जिसमें हम प्रेस चलाने के लिए या जिसमें हम मोटर चलाने के लिए स्विच ऑन लगाते हैं ना, बड़े वाले जो लगे होते हैं घर में, वो 16 एम्पियर तक की करंट अलाउ करते हैं। तो घर में जो पावर वाले होते हैं जहाँ पे हमें हैवी हैवी ऑब्जेक्ट चलाने हैं तो उसके लिए वो 3 पिन वाला बड़ा सा प्लग आपने देखा हो घर में लगे होते हैं, वो पावर प्लग हर एक रूम में हम लगा देते हैं एक आध, तो वो 16 एम्पियर तक को अलाउ करते हैं। बल्ब पंखे वाले जो पतले से स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने वाले वो 5 एम्पियर तक को अलाउ करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कभी ऐसा हो कि भैया पीछे से जो करंट है वो गलती से 50-60 एम्पियर की आ जाए तो क्या होगा आपको पता, भैया जब करंट जो है अगर दुगनी हो जाए तो 4 गुना करंट 4 गुना हीट ज़्यादा पैदा करती है। तो अगर हमारे घर में 5 एम्पियर की जगह 50 एम्पियर करंट आ गई, 10 गुना ज़्यादा आ गई, तो बेटा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा हीट पैदा होगी, तो वो हीट सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को जला देगी, फूंक देगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे घर में कभी भी ऐसा ना हो कि जितनी हमें करंट की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा करंट ना आए। अगर करंट उससे ज़्यादा आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि करंट तो हीट पैदा करती है, गर्मी पैदा करेगी, सारे के सारे चीज़ें जल जाएंगी। तो हम चाह रहे हैं कि वो करंट सबसे पहले फ्यूज से पास करे ताकि फ्यूज का तार गर्म होकर उड़ जाए। फ्यूज अगर टूट गया तो कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आगे करंट पहुंच नहीं पाएगी, तो घर के सारे सामान बच जाएंगे, फ्यूज का तार तो फिर आ जाएगा 5-10 रुपए का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फ्यूज वायर है, मैं चाह रहा हूँ कि इसे भाई कि अगर जितनी रिक्वायरमेंट है मैं अगर उससे ज़्यादा करंट आए तो ये तार गर्म होकर टूट जाए। तो इस फ्यूज वायर का बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए कि हाई? तो आप एक ही कमेंट में कोमल आगे लिखेंगे, जो फ्यूज वायर है इसका गलनांक कैसा होना चाहिए, लो हो कि हाई हो, और इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। सोच के बताएंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है तो उसके हिसाब से। बेटा जो फ्यूज वायर है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना ये होना चाहिए लो। भाई मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होगा तभी तो मेल्ट करेगा ये। अगर आपने इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कर दिया तो मेल्ट ही नहीं करेगा, इससे करंट पास करती रहेगी, मेल्ट ही नहीं हुआ, घर के सारे सामान उड़ गए, उड़ा ही नहीं, तो क्या मतलब इसका। और रेजिस्टेंस का होना चाहिए हाई, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा तो मेल्टिंग पॉइंट तो लो है ही, तो मेल्ट जल्दी हो जाएगा। देखो अंशु ने बिल्कुल ठीक इसका उल्टा कर दिया, कह रहे जी रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट हाई। अरे मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं करना मनत भाई, मेल्टिंग पॉइंट लो रखना है ताकि जल्दी मेल्ट हो, ये रेजिस्टेंस हाई रखना है ताकि जल्दी गर्म हो जाए। रेजिस्टेंस हाई से चीज़ें जल्दी गर्म होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो है तो जल्दी मेल्ट करे, इसे उड़ाना है, बचाना नहीं है इसे। पचला 50 एम्पेयर की करंट पास कर रही है, ये मेल्ट ही नहीं हुआ, घर में एक भी सामान नहीं बचा, ये मेल्ट ही नहीं हुआ, तो क्यों लगाया था इसे। अच्छा पिछली बार से उसने पूछा था सीपीओ में कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, पूछा था कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता, भाई कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि किसी मेटल का कंडक्टर का बना होना चाहिए, यानी कि प्लास्टिक का रबड़ का लगा दिया तो कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता भी इसकी हाई होनी चाहिए, यानी किसी ऐसी चीज़ का बनाना है कि ताकि इजिली करंट पास कर जाए इससे, तो कंडक्टिविटी भी इसकी हाई होती है।
तो मेल्टिंग पॉइंट लो ताकि जल्दी मेल्ट करे, रेजिस्टेंस हाई ताकि जल्दी गर्म हो जाए, कंडक्टिविटी हाई ताकि यानी करंट इजीली पास कर जाए इससे। ठीक। अच्छा जो बेटा फ्यूज वायर है ये किस मटेरियल का बनाया जाता है? ये बनाने को तो फ्यूज वायर आप कॉपर का बना लो, आयरन का बना लो, एल्युमिनियम का बना लो, लेकिन जो बेस्ट है जो पेपर में आता है वो ये है कि फ्यूज वायर बनाया जाता है लेड और टिन के अलॉय का। शीशे और टिन के मिश्र धातु का, लेड और टिन के अलॉय का होता है ये। दूसरा एक बेटा हमारे से पूछता है कि जो फ्यूज वायर जो है लेड जो है इसका याद रखना सिंबल होता है पीबी, कई बार सिंबल की फॉर्म में लिख देता है वो, और टिन का सिंबल होता है एसएन। एक पूछता है कि फ्यूज वायर को हम कैसे कनेक्ट करें, सीरीज में कि पैरेलल में। देखो बेटा जो खंभे से जो तार आ रहे हैं, एक होता है उसमें फेज वायर, लाइव वायर जिसे करंट पास कर रही होती है, एक होता है न्यूट्रल वायर। तो फेज वायर के साथ में लाइव वायर के साथ में से लगाएंगे सीरीज में, ताकि अगर ये उड़ जाए तो आगे करंट नहीं पहुंचेगी। भाई पैरेलल में नहीं लगाएंगे, पैरेलल में नुकसान क्या है, अगर ये उड़ भी जाएगा तो नीचे वाले तार से करंट पास कर जाएगी। इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे ताकि अगर ये उड़ जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाए, फिर करंट आगे पहुंचे ही ना। तो इसे हम कनेक्ट करेंगे, इट इज कनेक्टेड, इट इज connected in series combination, it is connected in series combination with live wire। यह वैद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यह वैद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद लाइव वायर। एक क्वेश्चन बेटा इससे पूछा राजस्थान के एसआई के एग्जाम में कि फ्यूज वायर जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बेटा इसका प्रिंसिपल ये है फ्यूज वायर का, ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, कि जब जब करंट पास करती है तो हीट पैदा करती है, तो हीट पैदा करेगी तो इसलिए तार गर्म होकर टूट जाएगा ये। तो लिखेंगे इसका प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव। जितनी लाइनें मैंने बोर्ड पर लिखी है सारी की सारी काम की, एक भी फालतू नहीं है। फ्यूज वायर क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, कंडक्टिविटी इसकी हाई है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ में, और ये लेड और टिन के अलॉय का बना होता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा ये। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीजल 15 में आ रखा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट रेजिस्टेंस कैसा होता है। एक ऐसे क्वेश्चन पिछले साल सीपीओ के अंदर आया था, ये रेलवे के अंदर आ रखा है, ये राजस्थान के एसआई के एग्जाम में आ रखा है, ये भी रेलवे के कई पेपर में आ रखा है। तो सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। मनन मोहन, मोहन, दिल खुश, घनश्याम कुछ आंसर लगातार हमें दे रहे हैं। अगले पे चलते हैं, ये वाला एक आप मुझे बताएंगे। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर, वैद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। बेटा एक ही कमेंट में बताओ मुझे कोमा लगा के कि जो हीटर है, हीटर के तार का मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। पहले आप रिक्वायरमेंट समझो कि हीटर के तार की रिक्वायरमेंट क्या है, उस आधार बताओ कि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट लो हो कि हाई हो। पहले करें सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर बताओ कि जो हीटर का वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हमें लो रखना चाहिए कि हाई रखना चाहिए, क्या रखने से हमें फायदा होगा। ये अपने दिमाग में पहले रिक्वायरमेंट समझो कि हीटर के वायर की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस आधार पे फिर बताओ मेल्टिंग पॉइंट कैसा है और रेजिस्टेंस कैसा है।
कुछ आंसर हमारे पास हमारे हैं, सचिन, डिम्पल, तुषार, मुकुल, दिलखुश। बेटा देखो, हीटर का तार हम चाह रहे हैं कि भैया मेल्ट बिल्कुल ना करे। एक बार हम खरीद के लेके आ गए हैं तो पूरी ज़िंदगी यही तार चलता रहे, मेल्ट करे ना ये, इसे मेल्ट कराना ही नहीं हमें। दादा ले पोता बढ़ते, और रेजिस्टेंस का हाई होना चाहिए ताकि जल्दी गर्म हो जाए। जल्दी गर्म होगा भैया हीटर का तार तो जल्दी पानी गर्म कर देगा, जल्दी उसके ऊपर आप खाना बना सकते हैं, जो पुराने हीटर होते थे, है ना। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए रखेंगे ताकि जल्दी मेल्ट ना हो, हमें बार बार ना खरीदना पड़े। इसका रेजिस्टेंस हम हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। स्वाति, वसुंधरा, अमानत, मनमोहन, अंशु, ऋषिकेश वो सही आंसर दे रहे हैं। एक बेटा हमसे पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक हीटर बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम नाइक्रोम में बेटा मेनली होता है निकल प्लस क्रोमियम। तो नाइक्रोम बेटा निकल और क्रोमियम होते हैं ज़्यादातर, थोड़ा बहुत इसके अंदर मैग्नीज और आयरन, लोहा, ये भी मिला देते हैं ताकि इसकी मजबूती, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो Fe होता है आयरन, लोहे का सिंबल, तो उसमें निकल और क्रोमियम होता है मेनली, और थोड़ा बहुत मैग्नीज और Fe भी मिला होता है। इसे क्वेश्चन पूछता है हमारे से कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, इसका सिद्धांत क्या है। तो बेटा इसका सिद्धांत भी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, कि करंट पास करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाई है तो जल्दी तार गर्म हो जाएगा, जल्दी चाय बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, विवेक, अमानत, मनमोहन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। इसका बेटा प्रिंसिपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का उसमें प्रभाव, धारा का उसमें प्रभाव, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, धारा के उसमें प्रभाव पे। तो इसमें सारी बातें लिख लेना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, और किस मटेरियल का बना हुआ है। एक अगले पाएंगे हम, देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। ये एसएससी टाइप के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया हमने, ऐसे मान लो कि ऐसे होता बल्ब, भावुक मत हो जाना कि सर ऐसा नहीं होता, ठीक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका जो हमारे पास में जो फिलामेंट है, फिलामेंट, इस फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो पूरी क्लास में जैसे इसका आंसर ना पता हो। ये करना,
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। जितने बच्चे लिख रहे हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का होता है, उन सबका सही है। टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू। बल्ब का फिलामेंट बेटा टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उच्च प्रतिरोध, इसलिए जल्दी गर्म हो जाएगा ये फिलामेंट। तो जल्दी गर्म होगा तो प्रकाश जल्दी फेंकेगा, रोशनी जल्दी कर देगा कमरे में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता। हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपको बल्ब का फिलामेंट गलाना है तो इसका 3400 डिग्री के आसपास गर्म करना पड़ेगा इसे, तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट बेटा इसलिए चाहिए कि जब हमारा बल्ब ग्लो कर रहा होता है ना, जब बल्ब पूरा ग्लो कर रहा होता है तो उस समय इसके फिलामेंट का टेम्परेचर 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर किसी और कोई चीज़ ले लेंगे तो पिघल जाएगा वो। तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाने का ये फ़ायदा है कि टंगस्टन को पिघलने के लिए 3400 तापमान चाहिए, 3400। और जब बल्ब पूरा ग्लो कर रहा होता है उसका तापमान 2000 से 2500 के आसपास रहता है। भाई इतना सा फिलामेंट जब 2-2500 पे पहुंचेगा तभी तो इतना सा फिलामेंट इतनी गर्मी, इतना रोशनी कर देगा कमरे के अंदर कि पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाए। अच्छा, दूसरा एक पूछता है कि जो बल्ब है इसके अंदर कौन सी गैसें भरी होती हैं? इनके अंदर बेटा भरी होती हैं नाइट्रोजन और आर्गन गैस। ये नाइट्रोजन और आर्गन जो है ना, ये होती है नॉन रिएक्टिव, अक्रिय गैसें, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भरी है अंदर, ये फिलामेंट के साथ में कुछ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भरते हैं और फिलामेंट का टेम्परेचर 2000 से 2500 डिग्री हो जाता है। इसका अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ ले कोई, सिद्धांत, तो सिद्धांत बेटा इसका यही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब करंट चलेगी तो हीट पैदा करेगी। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का उसमें प्रभाव, इस पे काम करता है, धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। हाँ, नॉन रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही लिखा रहा बच्चा ये। तो बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? ये एसएससी में कई बार आ चुका है। टंगस्टन का हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी होती है और तापमान 2-2500 पहुंच जाता है फिलामेंट का, जब पूरा गर्म हो रखा होता है ये, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा। ये तीनों की तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे हम एक अमीटर। ये बेटा जो एमीटर होता है, एमीटर, ये किस पे काम करता है, मतलब किसका यूज क्या है? एमीटर काम बेटा ये होता है, आपने मतलब कोई सर्किट बनाया, उसमें कोई बल्ब लिया, बैटरी लगा दी, तार वार जोड़ दिए, स्विच भी लगा दिया। अब लेकिन बैटरी से जो करंट चल रही है, वो बैटरी से करंट 2 एम्पेयर की निकली या 4 एम्पेयर की निकली, वो कितने एम्पेयर की करंट जा रही है बल्ब में, अगर आपको पता करना हो, करंट की वैल्यू मेजर करनी हो, तो काम करता है एमीटर। एमीटर काम क्या होता है? इसका यूज होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का ज्ञात करना, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो वैद्युत धारा को ज्ञात करने काम आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये तो आसान है कि भाई एमीटर करंट को नापता, सब बच्चों को पता है। वो पूछता है कि जो एमीटर है इसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में? भाई देखो, इसका काम है करंट मापने का, और आप सभी को पता है कि करंट सेम होती है सीरीज में। मान लो मुझे पता करना है कि इस बल्ब से कितनी करंट पास कर रही है, तो इस बल्ब के साथ में आप एमीटर को सीरीज में लगा दो। भाई सीरीज में क्या होगा, जो करंट बल्ब से पास कर रही होगी वही पास कर रही होगी एमीटर से। तो अगर एमीटर बता रहा है कि 3 एम्पेयर की करंट है, तो यानी कि 100% बल्ब से 3 ही एम्पेयर की करंट जारी होगी। भाई दो चीजें अगर सीरीज में जुड़ी हो, श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, तो जो करंट पहले एलिमेंट में होती है वही दूसरे में होती है। तो इसे हम बेटा सीरीज में जुड़ेंगे, ताकि ये जो भी करंट बताए 5, 7, 8 एम्पियर की, तो जो भी चीज इसके साथ सीरीज में जुड़ी है उसके अंदर भी एग्जैक्ट वही करंट हो। तो इसे बेटा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका काम होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में मेजर करते हैं, जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। सीरीज में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। दूसरा,
इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना, है ना, सीरीज में से हम जोड़ते हैं। दूसरा बेटा इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, एमीटर हमारे लिए वो अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस लो से लो हो, कम से कम रेजिस्टेंस, तो सब जोड़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। और लो रेजिस्टेंस का एमीटर अच्छा होता है, जितना कम प्रतिरोध होगा उतना बढ़िया होगा। अच्छा बेटा रेजिस्टेंस कम करते करते अगर हम जीरो ही कर दें तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर ऐसे एमीटर को हम कहेंगे आइडियल एमीटर, आदर्श एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। तो आइडियल एमीटर वो एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। अगर लो में भी हम कम करते 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 जीरो कर दें तो आइडियल कहलाएगा। हालांकि बेटा आइडियल का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये बस ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी भाई एमीटर होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका रेजिस्टेंस होगा ही, भले आधा ओम हो, 1 ओम हो, पर ये केवल और केवल एक आइडियल केस है। तो अगर पेपर में खाली लिखे एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए तो आप बोलेंगे लो रेजिस्टेंस, और वो स्पेशली आइडियल शब्द लिख दे आदर्श, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जीरो। ठीक है। अच्छा दूसरे बात है, ये सारी सारी बातें याद रखना, कैसे सीरीज में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस कैसा है, ये सारे क्वेश्चन काम के हैं हमारे। एक लिखेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बेटा यूज होता है वोल्टेज मेजर करना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापना कि किसी तार के सिरे पर कितनी वोल्टेज है, इसका काम होता है वोल्ट मीटर का, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, तार के सिरों पर स्थापित विभवांतर ज्ञात करना, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सिरों पर ऐसे खाली लिख लो टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापना। तो जिसके भी भाई आपको पता करना है कि वोल्टेज बल्ब के सिरे पर कितनी है या पंखे के सिरे पर कितनी है, तो उसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापना। तो जिसके भी सिरे पर चाहिए तो वोल्ट मीटर लगा देंगे भाई, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। अच्छा बेटा सब लगाएंगे पैरेलल में, क्यों, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है। मान लो कि इस बल्ब के सिरे पर आपको पता करना है कि भाई कितनी वोल्टेज स्थापित है, तो वोल्ट मीटर इसके साथ लगा दो पैरेलल में, और वोल्ट मीटर कह रहा है 220, यानी कि इसके सिरे पर भी 220 ही होगी, तो हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये बहुत आता है कि वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर बेटा हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर वो अच्छा होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो, हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध, और हाई में भी बेटा कितना हाई हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइडियल वोल्ट मीटर जो होते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर, इनका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर वो हैं जिनका रेजिस्टेंस होता है अनंत। तो वोल्ट मीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने काम आते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है, बहुत ही उच्च प्रतिरोध होता है इनका। और आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर है जिनका रेजिस्टेंस अनंत। तो फिर से वही करेंगे हम क्लास पेपर में कि खाली वोल्ट मीटर लिखा है तो हाई रेजिस्टेंस बता देंगे, और आइडियल लिख देगा तो अनंत पर जाएंगे। जैसे कि एमीटर का लो रेजिस्टेंस और आइडियल लिख देगा तो जीरो। ये सीजल 17 में आ रखा क्वेश्चन है पहले दिन कि आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली क्रमशः कितने होते हैं। तो मैं टिक लगाना था 0, इन्फानाइट पे, क्योंकि उसने पहले एमीटर बोला फिर वोल्ट मीटर बोला आइडियल, तो इसका 0 और इसका इन्फानाइट। ठीक, अगले पे आते हैं। अरे तुम सब साथ साथ लिख रहे हो ना सभी, हैं खाली ऐसा तो नहीं मोबाइल चला के बैठ जाते हो अपने। मैंने आपको कई बार बोला हाथ में रखा करो पेन और एक रफ कॉपी, तो मोटा मोटा साथ साथ लिखते रहोगे ना रफ रनिंग हैंड में। बस नोट्स ऐसे बनाओ कि बस खाली लिखा हुआ हो, सुंदर नहीं बनाने की लाल हरा नीला पेन ले रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ज़्यादा लंबे समय तक बात को याद रख पाओगे। एक लिखेंगे इसमें हम रेक्टिफायर दिष्टकारी। रेक्टिफायर
दिष्टकारी। साथ साथ नोट्स बनाते हैं, वसुंधरा कह रही हैं, सिखा भी कह रही हैं, बहुत बढ़िया। बेटा देखो रेक्टिफायर जो होता है इनका काम होता है एसी को डीसी में बदलना। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, हिंदी में से हम कहते हैं दिष्ट धारा। बेटा डायरेक्ट करंट वो है, पायल, तुषार, विवेक कह लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे समझदार बच्चे चाहिए बस हमें क्लास में। अब देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ लोग कहते हैं कई बार कि जी सारे कैरेविल से टॉपर क्यों होते हैं। अब यहाँ देख रहे हो तुम, जो चाहे सीपीयू की तैयारी भी कर रहा है, यहाँ पे हर एक टीचर जितना किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 1.5 गुना पढ़ाता है बच्चे को। तो टॉपर यहाँ से हो गई। यहाँ ऐसे नहीं कि भाई 10 सब्जेक्ट हैं तो खाली एक मैथ का टीचर ही बढ़िया है, या खाली रीजनिंग का एक ठीक है। किसी की जगह होगा कि चलो जीएस में खाली एक हिस्ट्री वाला ही ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें तो आप भी करो। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आप करेंगे सर कोई नहीं हम नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, आपका तो रिवीजन हो रहा है, आप रिवीजन ही कर लो अपना, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हम करें भाई आप भी करो। नहीं अब तक तो 2 बार सिलेबस ख़त्म कर देता मैं आपको कि हाँ लो भाई ख़त्म हो गया। आराम आराम से तसल्ली से हिंदी में इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं हम, है ना। तो वो ज़रूरी है, मेहनत आपकी करनी भी, टीचर को भी मज़ा आता है उसमें। तो डीसी होती है डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, और एसी होती है बेटा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। अब बेटा जो डीसी है, जो डायरेक्ट करंट है, ये वो करंट है जो हमें बैटरी से मिलती है। तो पेपर में पूछता है कि बैटरी से जो करंट मिलती है बेटा उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, बैटरी वाली को। इसमें देखो होता क्या है, जो डायरेक्ट करंट होती है ना, ये करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से। भाई आपने कोई बल्ब लिया, उस पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो आपको पता है कि बेटा बैटरी जुड़ते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भागना हम कहते हैं करंट। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो कर रहा हो तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो डीसी डायरेक्ट करंट वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनेगी। जो बैटरी हम किसी तार के सिरे पर लगाएंगे तो तार के सिरे पर जैसे ही बैटरी कनेक्ट की जाएगी तो उससे क्या होगा कि बैटरी लगाते ही सारे का सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागेगा, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट ले लेंगे। तो बेटा डीसी बनती है, ये बनती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के बेटा फ्लो करने की वजह से बनती है ये। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये वो करंट है जो हमारे घर में आ रही है ट्रांसफार्मर से। हमारे घर में जितने बल्ब पंखे सब चलते हैं ना, ये ट्रांसफार्मर से जो एसी करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी पे काम करते हैं हमारे घर के सारे इंस्ट्रूमेंट। ये अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। इसमें क्या होता है, मान लो किसी वायर में जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, वहीं के वहीं इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता, आगे पीछे हिल रहा है। इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे पीछे हिल रहा है, इसके बगल वाला भी, इसके बगल वाला भी, इसके बगल वाला भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल ऐसे फ्लो करते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब सोचो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी, तो एक साथ समझो कि सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से बनती है ये। इसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे, तो ये बनती है बेटा अल्टरनेटिंग करंट बनती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, जो भी आप कहना चाहो। यानी एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीसी में तो क्या होता है बेटा, जो डीसी डायरेक्ट करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक डायरेक्शन में भागेगा, फ्लो करेगा, और यहाँ पे सारे का सारा इलेक्ट्रॉन ये भी हिल रहा है, 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 ऐसे यहाँ पे फ्लक्चुएट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब याद करो मैंने आपको वेव चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने कहा था बेटा कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं ऐसे, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितने वाइब्रेशन करेंगे उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो भारत में जो हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आती है, कितनी होती है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में भी आई थी इसकी। भारत में, इंडिया में जो हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि अल्टरनेटिंग करंट बनती है इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेट करने से। तो एक सेकंड में कितनी बार इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं। तो भारत में जो हम एसी करंट यूज करते हैं बेटा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि एक सेकंड में, सोच रहे हो, एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन 50 बार वाइब्रेट कर लेगा, डर, आंखें पकड़ ही नहीं पाएंगी कभी, ऐसे ऐसे। 50 हर्ट्ज। यूएसए वगैरह में जो वहां पे जो अल्टरनेटिंग करंट यूज की जाती है अमेरिका में, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। वो 60 का करते हैं। तो भारत वाला आपको याद रखना है। तो भारत में जब हम करंट यूज करते हैं
जो हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेट करने से बन रही है, और इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 50 वाइब्रेशन पूरे कर लेता है। और हमारे घरों में जो बेटा वोल्टेज आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट। वोल्टेज 220, ठीक। एक लिखेंगे हम यहाँ पे अब इन्वर्टर। तो बेटा रेक्टिफायर का काम क्या था, एसी को डीसी में बदलना, और इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में बदलना। ये डीसी को एसी में बदलने का काम करता है, डीसी को बदलेगा एसी के अंदर, ठीक है। चलो ये 4-5 चीज़ें लिख लेना फटाफट सभी बच्चे। एक लास्ट में लिखेंगे हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, देखो हिंदी में नाम इसका गैल्वेनोमीटर है। बेटा जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, ये क्या करता है, जैसे एमीटर हमने अभी पढ़ा आज ही क्लास में कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, लेकिन बेटा एमीटर जो है ना, ये बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर करंट को नहीं पकड़ पाएगा। मान लो किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है माइक्रो एम्पियर में या मिली एम्पियर में, मिली यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो तो 10 की पावर -6 एम्पियर। तो बहुत ही वीक करंट को अगर आपको डिटेक्ट करना हो तो काम करता है गैल्वेनोमीटर। दूसरा गैल्वेनोमीटर एक काम और करता है, ये बेटा करंट की आपको डायरेक्शन भी बता देता है। इसमें सुई बिल्कुल बीच में होती है, अगर करंट इधर से आ रही है तो सुई इधर को भाग जाएगी, करंट इधर से आ रही है तो सुई इधर को भाग जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन बताने का काम भी करता है ये। तो एक तो ये करंट की डायरेक्शन बताएगा और बहुत ही वीक करंट को डिटेक्ट भी कर लेगा। जबकि एमीटर करंट की डायरेक्शन नहीं बता सकता, उसमें सुई होती है 0 पे, बस 2 एम्पियर करंट है तो 2 एम्पियर पे पहुंच जाएगी सुई, 5 है तो 5 पे पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको डायरेक्शन बता दे। तो हम लिखेंगे इसका काम क्या होता है बेटा, यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट, टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन। दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और उसकी दिशा का पता लगाना। टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और इसकी दिशा का पता लगाना। सेकंड लिखेंगे इट इज मोर सेंसिटिव, इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, यह एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, यानी कि बेटा ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब ये है कि यानी कि छोटी करंट को भी पकड़ पाएगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा जो गैल्वेनोमीटर है ये एसी पे काम करता है कि डीसी पे, या दोनों पे काम कर सकता है? ठीक है मनोज, तुषार, मनन, घनश्याम करो बेटा ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है जो बहुत ही वीक करंट को डिटेक्ट कर लेता है और करंट की डायरेक्शन भी बता देता है, ये एसी करंट को डिटेक्ट करता है कि डीसी को? ये एसी पे काम करता है कि डीसी पे, अल्टरनेटिंग करंट पे कि डायरेक्ट करंट पे? सोच के बताना इसका आंसर। ऋषिकेश का आंसर आया हमारे पास जो कि वो गलत। घनश्याम का ठीक है देखो, और मनन का बेटा देखो गैल्वेनोमीटर जो है ना ये एसी पे काम कर ही नहीं सकता है, डीसी पे काम करता है। दोनों वाला को तो बिल्कुल गलत है भाई। गैल्वेनोमीटर करंट की बेटा डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन। तो डायरेक्ट करंट कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से। मान लो सारे इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, तो करंट की डायरेक्शन बता देगा। लेकिन बेटा अल्टरनेटिंग करंट में तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहा होगा
इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, वाइब्रेशन ऐसे करेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, जब वापस आएगा तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो बेटा एक वाइब्रेशन में ही 2 बार डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसमें तो क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर 50 बार इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, तो 1 सेकंड में ही 100 बार डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, तो सुई टूट जाएगी इसकी। ये एसी पे काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि एसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर को तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो 1 सेकंड में ही 2 बार, एक वाइब्रेशन में ही 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और वाइब्रेशन हो रहे हैं 1 सेकंड में 50 बार, तो 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज होती है अल्टरनेटिंग करंट में। तो 100 बार अगर सुई ऐसे करेगी तो टूट नहीं जाएगी वो। तो ये केवल काम करता है डीसी पे। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ओनली ऑन डीसी। ये केवल दिष्ट धारा पे काम करता है, उसी के डायरेक्शन बता सकता है ये। ठीक, एक लिखेंगे बेटा हम ट्रांसफॉर्मर। इसमें बिल्कुल जितना हमें काम की चीज है उतने बताऊंगा मैं। ट्रांसफॉर्मर देखो, ट्रांसफॉर्मर बेटा हमारे पास में होते हैं 2 टाइप के। एक होता है स्टेप अप, ऊंचाई, एक होता है स्टेप डाउन, अपचाई। तो उसके नाम से पता चल रहा होगा कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है कुछ अप करेगा, ये स्टेप डाउन कुछ डाउन करेगा। ठीक है, तो स्टेप अप जो बेटा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, ये वोल्टेज को अप करने काम करता है। ये मान लो कि आपको 220 वोल्ट को 11,000 वोल्ट में बदलना है ना। ठीक है मनोज जी, थैंक यू। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेटा होता है अप करने काम करेगा। ये स्टेप अप 220 वोल्ट की लाइन को 11,000 में बदल दिया, तो ये काम करता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन बेटा ये याद रखना कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जितने गुना वोल्टेज बढ़ाता है ना, ये करंट को उतना ही गुना कम कर देता है। ये ओम के लॉ पे काम नहीं कर रहा, ओम के नियम पे कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ट्रांसफॉर्मर करता क्या कि अगर इसने वोल्टेज 200 से कर दी 1000, 5 गुना वोल्टेज बढ़ा दी, तो करंट भी पहले से 5 गुना कम कर देगा। अगर पहले करंट 5 एम्पियर थी, अब 1 ही रह जाएगी, तो वोल्टेज बढ़ा के करंट को कम करता है ये। स्टेप डाउन वोल्टेज को घटा देता है, 11,000 वोल्ट की लाइन को बदलेगा, जैसे मान लो 220 में, तो जितने गुना वोल्टेज घटाएगा उतने गुना करंट को बढ़ा देता है। अच्छा, ऐसा कर कैसे पाता है ये कि वोल्टेज बढ़ा के करंट को घटाना या वोल्टेज घटा के करंट को बढ़ाना? एक्चुअली बेटा जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे। यानी जितनी पावर आप ट्रांसफॉर्मर को दोगे ना, उतनी पावर ही आपको वापस करेगा। यानी मान लो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया, 1 लाख वाट आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ट्रांसफॉर्मर को 1 लाख वाट दो, आपको 1 लाख वाट वापस दे देगा। अब एक चीज देखना बेटा, पावर क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू VI। अगर आपको पावर कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि ना तो पावर को बेटा ये जनरेट तो करता नहीं है, तो पावर जितनी दी उतनी वापस करेगा। पावर अगर आपको कांस्टेंट रखनी है तो कैसे होगी? अगर आप V बढ़ा देंगे तो इसे करंट को कम करना पड़ेगा, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट रहेगी चीज। अगर आपने वोल्टेज घटा दिया तो करंट बढ़ेगी, तो ये पावर कांस्टेंट रहती है इसमें। तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करते हैं। कई बार आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लिखा मिलेगा, तो लिखा मिलेगा काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं लिखा मिला तो फिर लिखा मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। एक्चुअली इसमें 2 कॉइल होती हैं, तो 2 कॉइल के म्यूचुअल रिलेशन पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी लिखा मिल सकता है। ये सारी बात हमें बताई थी फैराडे ने, तो कई बार आपको लिखा मिल जाएगा कि काम करता है फैराडे के लॉ पर। तो इसमें 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे कि किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। लिखेंगे ट्रांसफॉर्मर जो है बेटा, इसमें लिखेंगे ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। यह क्या लिखा मिलेगा? ये काम करता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे।
ये लिखा मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको एसएससी के लिए, क्योंकि जितना चाहिए उतना बता रहा हूँ। अन्योन प्रेरण, ये लिखा मिलेगा, काम करेगा फैराडेज लॉ पे। सारे ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, वो जैसे फैराडे के नियम देखो कब पूछेगा, वो कहेगा कि ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है। ऑप्शन होंगे फैराडे के नियम पर, कुलाम के नियम पर, न्यूटन के नियम पर, आइंस्टीन के। तो सारे ऑप्शन होंगे साइंटिस्टों के नाम वाले, तो फैराडे पे टिक लगा दोगे। कई बार लिखा है कि किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, मोमेंटम कंजर्वेशन पे, मास कंजर्वेशन पे, तो आप बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फिर आपको लिख देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख देगा, या कुछ और लिख देगा, ऐसे चार बना देगा, है ना। तो ये चारों सही हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन कौन से दे रखे हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारे गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं हर गली के बाहर, वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है कि स्टेप डाउन, तो आप क्या बताएंगे। हमारे गली मोहल्ले के बाहर में जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं हर गांव में गली के बाहर रखे होते हैं, ये स्टेप अप में आएंगे कि स्टेप डाउन में आएंगे। ड्राइवर के लिए बोलने के बाद जितना ट्रांसफार्मर रखे हैं कौन से होते हैं, स्टेप डाउन। आपको सोचो भाई, आपके खेत में जंगल में लाइन आ रही है 11,000 वोल्ट की, और घर में बल्ब जल रहा है 220 पे। इस 11,000 वोल्ट को 220 में कौन बदल रहा है, स्टेप डाउन ही तो बदल रहा है। तो गली मोहल्ले के बाद जितने ट्रांसफार्मर हैं ये सारे सारे बेटा कौन से होते हैं, स्टेप डाउन। एक्चुअल में होता है क्या, जब हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, मान लो एक शहर से दूसरे शहर तक हमें एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो हमेशा हम करेंगे उसे हाई वोल्टेज पे। आपने देखा होगा कि खेतों में लाइन जा रही है 11,000 वोल्ट की, 33,000 वोल्ट की, 66,000 की, 1,32,000 की, ऐसे जा रही होगी, 1.5 लाख की, 2 लाख की। तो हमेशा भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे हाई वोल्टेज पे। क्यों, अगर वोल्टेज बहुत ही हाई रखेंगे, स्टेप अप से उसकी वोल्टेज बहुत हाई कर लेंगे, यानी करंट बहुत लो हो जाएगी। और आपको पता है कि करंट अगर लो हो जाएगी तो हीट क्या होती है, I²RT। अगर करंट बहुत लो होगी तो हीट बहुत ही कम पैदा होगी, हमारी एनर्जी का लॉस कम से कम होगा। भाई जब भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एक से दूसरे शहर पे, हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसकी वोल्टेज बहुत हाई कर दो। जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी करंट हो जाएगी कम, करंट कम हो जाएगी तो कम हीट पैदा होगी, तो यानी कि कम गर्मी की वजह से कम एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट होकर शहर में पहुंच जाएगी, अब वहाँ पे तो बेटा हमें बल्ब 220 पे जलाना है, फिर हम क्या करेंगे, उसे स्टेप डाउन से उसकी वोल्टेज को कम कर देंगे, करंट को बढ़ा लेंगे, है ना। अच्छा, अब एक यहाँ पे हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, हालांकि 12th क्लास में हमारा 10th तक का सिलेबस है, पर फिर भी ये पेपर में इनसे आ रखी है एक एक दो लाइनें, तो वो भी हम लिख लेंगे। पहले लिखेंगे हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम, इसे बेटा हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। इसे पूरा नाम लिख लेना है इसका, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, ये किरचॉफ का पहला नियम। जनरली हमारे से ये पूछता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दूसरा किस पे करता है, पर ये आसान है, इसे आप समझ भी सकते हो।
देखो किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है, जैसे मान लो कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस सर्किट में बेटा मान लो किसी पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं जंक्शन, किसी जंक्शन पर मान लो कि कुछ करंट आ रही है, मान लो 5 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 3 एम्पियर करंट इधर से आ रही है, 10 एम्पियर इधर से आ रही है, और यहाँ से फिर कुछ करंट बाहर जा रही है। तो ये कहता है कि किरचॉफ का पहला नियम कि किसी वैद्युत परिपथ के, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है, आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर इस जंक्शन में बेटा टोटल कितनी करंट आई, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर यानी कि 15 एम्पियर और 3 यानी कि हो गया 18 एम्पियर। अगर इस जंक्शन पे टोटल 18 एम्पियर की करंट आई ना, तो यहां से 100% 18 एम्पियर की करंट बाहर निकलेगी। जैसे कि अगर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ये अगर मेरे पास बेटा 10 एम्पियर की करंट रही होगी, तो 100% ये करंट कितनी आएगी, 8 एम्पियर की, क्योंकि किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आती है उतनी ही करंट जाती है। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जो इनकमिंग करंट होगी, इनकमिंग करंट वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। तो आने वाली धाराओं का योग, योग के लिए हम सिंबल बनाते हैं ये सिग्मा, ये सबमिशन का सम का सिंबल है, ठीक है। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तब लिखेंगे कि किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। अब बेटा अब जैसे पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस जंक्शन पर जितनी करंट आई उतनी करंट इससे बाहर निकलेगी। अच्छा, करंट कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन के भागने से, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज आवेश के भागने से करंट बनती है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि किसी जंक्शन पर जितना चार्ज यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। भाई जितनी करंट आई उतनी करंट गई, करंट बनती है चार्ज के भागने से, तो सीधा कह दो ना कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आएगा। यानी कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है चार्ज कंजर्वेशन पे, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये किसी पॉइंट पर कितना जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा। तो लिखेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब लिखेंगे हम किरचॉफ सेकंड लॉ, इसमें एक लाइन ही लिखनी है, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसे हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी। बेटा किरचॉफ साहब को दूसरा नियम है, इसे हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले वाले को कहा था हमने किरचॉफ करंट लॉ, पहले वाले को ना, इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बहुत ही बड़े बड़े सर्किट को सोल्व करने के काम आता है। अगर हम आईआईटी की तैयारी कर रहे होते तो हम बड़े बड़े सर्किट सोल्व करने में इसकी हेल्प लेते। पर हमारे लिए बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, वो पूछेगा कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेटा इसमें याद रखना ये एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो लिखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ सेकंड लॉ वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का दूसरा नियम बेटा एनर्जी पे काम करेगा। पहले वाला याद रखना, चार्ज आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है ना। किरचॉफ सेकंड लॉ वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा सो लास्ट में लिखेंगे इसमें हम एक कूलाम्स लॉ। हालांकि ये भी 12th में आता है कूलाम्स लॉ, पर इससे भी एक बार एसएससी में लाइन पूछ रखी है उसने, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ देखो
बेटा मान लो मेरे पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। अच्छा, हमने ये तो हमें पता है कि बेटा अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों निगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन एक हुआ पॉजिटिव एक हुआ नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हमें पता है, पर हमें ये नहीं पता कि कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। 20 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे कि ये 50 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करेंगे। उस फोर्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, बस इतना तो पता है, हाँ भाई ये रिपेल करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, कितने फोर्स से नहीं पता, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे कितने फोर्स से नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे कितने फोर्स से नहीं पता। उसके बारे में हमें बताया कुलाम साहब ने। कुलाम ने कहा कि भाई दो जो आवेशित कण है चार्ज पार्टिकल, इनमें जो फोर्स लगता है ना, वो फोर्स क्या होता है, दोनों आवेश के दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के गुणनफल के होता है प्रोपोर्शनल समानुपाती। यानी दो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास Q1 Q2, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मान लो कि इस पे चार्ज है 5 कुलाम, इस पे 4, तो टोटल कितना बनेगा 20, यहाँ 20 बन गया। लेकिन एक जगह चार्ज है 50, एक जगह 250, तो उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा नंबर आएगा, यानी कि उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेंगे। तो दो आवेशित कणों के बीच में फोर्स कम लगेंगे ज़्यादा लगेंगे, उसके लिए आप दोनों के ऊपर चार्ज की मल्टीप्लाई कर लो। जितना बड़ा नंबर बने दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई करके समझ जाना है कि उनके बीच में ज़्यादा तगड़े फोर्स लगने वाले हैं। दूसरा, इनके बीच में बेटा जो फोर्स लगते हैं वो दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि दोनों पार्टिकल अगर नज़दीक होंगे आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स लगेंगे स्ट्रॉन्ग, अगर दूर दूर होंगे आर की वैल्यू ज़्यादा तो लगेंगे फोर्स कमजोर। तो फोर्स जो होता है दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के गुणनफल के हैं प्रोपोर्शनल समानुपाती। अब देखो एसएससी में उसने क्या पूछा, उसने कहा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी पहले से हम दुगुनी कर दें, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की दूरी अगर पहले से दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स पहले से कितने गुना हो जाएंगे। तो डिस्टेंस डबल करने पर फोर्स पहले से कितने गुना हो जाएंगे ये आपको बताना है। डिम्पल, घनश्याम, ऋषिकेश कुछ आंसर आ रहे हैं। जितने बेटा लिखा है 4 गुना, इन सबका मैथमेटिक्स बहुत खराब है, गलत है। घनश्याम का ठीक है बेटा। देखो फोर्स जो है ना ये दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप खुद सोचो, जब दूरी बेटा आप डबल करेंगे तो नीचे की वैल्यू बढ़ाएंगे, दूरी ज़्यादा होने पर तो फोर्स पहले से कम आएंगे। आप तो 4 गुना कर दे रहे हो बेटा, दूरी की आपने डबल। तो देखो ना फॉर्मूले में दूरी लिखा है नीचे, अगर दूरी आपने डबल की है तो बेटा आर का स्क्वायर 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो फोर्स पहले से बेटा 1/4 यानी कि 1/4 रह जाएंगे, 1/4। तो दूरी डबल करने पर फोर्स पहले के 1/4 बनेंगे। 4 गुना कैसे हो जाएंगे भाई, दूरी आप कर रहे हो ज़्यादा तो फोर्स तो भाई पहले पार्टिकल यहाँ पे रखे थे, डबल दूरी कर दिए, दूर दूर कर दिए तो कमजोर फोर्स लगेंगे। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन को मैं मिला दूं। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2, तो फोर्स बेटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Q1 Q2 के और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप सभी जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं और इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो क्या बन गया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे K कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। हालांकि एसएससी में आपको इतनी जरूरत नहीं है, बस एसएससी के लिए ध्यान रखना कि दूरी डबल करने पर फोर्स पहले से 1/4 होंगे। हाँ, अगर वो कहता है कि दूरी पहले से आधी कर दो तो 4 गुना होते, भाई दूरी कर रहे हैं आधी, जब दूरी कम करेंगे तो फोर्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप खुद देखो
फोर्स जो है दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी कब कर दिया आपने आधी, तो दूरी तो नीचे लिखा हुआ है, तो आधे का स्क्वायर भी नीचे आएगा, तो नीचे आ जाएगा 1/1/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो फोर्स पहले से 4 गुना तब होंगे अगर दूरी आधी करेगा तो। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय एवरीवन, बाय।